नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आरटीआई अधिनियम की जो धारा 7 है और उसकी जो सब सेक्शन 7 और दोस्तों जो 8 है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जो आरटीआई अधिनियम में जो सेक्शन 7 है, अनुरोध का निपटारा यानी कि अनुरोध का निस्तारण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों इस सेक्शन 7 में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों इस सेक्शन 7 को पूरा जानना, इसके सब सेक्शन को जानना यानी कि उपधाराओं को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हो या फिर दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम का जो है आप लोग प्रयोग करते हो। होता क्या है साथियों, बेसिकली कि जब आपको आरटीआई एक्ट की एक बेसिक जानकारी होती है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कोई आवेदन दायर किया है तो दोस्तों जब आप उसको ये जान जाओगे कि अधिनियम के अनुसार, आरटीआई एक्ट के अनुसार जो हमारा आवेदन है उसका निस्तारण जो है जन सूचना अधिकारी को कैसे करना है, किस माध्यम से करना है, कितने दिन में करना है, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, तो दोस्तों आप ठीक समय पर उसकी फर्स्ट अपील कर सकते हो, सेकंड अपील कर सकते हो। लेकिन मित्रों, जब आपको यही नहीं पता होगा कि हमें कैसे इसकी अपील करनी है, क्या करना है, कितना समय है, क्या है, तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी आपको जो है परेशानी होगी। अब इन्हीं सब बातों का दोस्तों, इन्हीं सब परेशानियों का जो लाभ है वो जन सूचना अधिकारी उठाते हैं। क्योंकि दोस्तों जन सूचना अधिकारी कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि जिससे आपको सूचना ना दी जाए या सूचना ना देनी पड़े। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा यह गया है दोस्तों कि जन सूचना अधिकारी कई बार ये कहते हुए सुने जाते हैं कि साहब ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, ये हमें जो है ब्लैकमेल करते हैं, फलाना ढिकाना तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है कि ब्लैकमेल आखिर अधिकारी कोई कैसे हो सकता है। दोस्तों आपको अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो इसका मतलब आप जो है कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला कर रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों ये सारे बहाने हैं जन सूचना अधिकारियों के। तो मेरा मानना मित्रों ये है कि जब एक्ट के बारे में आपको जानकारी होगी तो दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है जो बहाना बनाएगा आपको सूचना देने में, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के सामने दोस्तों जब आप जाओगे तो आप अपनी बात को जो है बेहतर ढंग से कह सकते हो और अपनी जो पक्ष है आपका उसको आप एक अच्छे तरीके से रख पाओगे। इसी का दोस्तों आपको लाभ भी मिलता है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी जो है ये मानता है कि हाँ, जो अपीलांट है, जो आवेदन करता है, जिसने सूचना मांगी है, वो समझदार व्यक्ति है। और आयोग भी दोस्तों आपके साथ जो है फिर उसी लहजे में बात करेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए बड़ी सीधी सी बात है, यदि सामने वाला को जन सूचना अधिकारी या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ये देख रहे हैं कि इनको नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो बहुत स्थिति बेकार है मित्रों स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की भी। तो वो भी ऐसे ही लीपापोती कर देते हैं और केस को निस्तारित कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ में चल भी रहा है, वहाँ तो दोस्तों अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के केस भी निस्तारण हो रहे हैं। तो ये अब दोस्तों सिस्टम की नाकामी है और दुर्भाग्य है। अब इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा दोस्तों, और क्या कहा जाए। लेकिन खैर मित्रों, अब हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। और मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि जो धारा 7 और 8 है यानी कि सेक्शन 7 की ये उपधाराएं हैं, तो अब मैं आपको इनके बारे में जो है पढ़कर बता रहा हूं। जो भी दोस्तों इस एक्ट में लिखा है, ये देखिए मेरे पास आरटीआई अधिनियम है, तो मैं इसी में पढ़कर आपको बताता हूं कि क्या इसमें बताया गया है। देखिए दोस्तों, धारा 7 उपधारा 1 के अधीन कोई भी निश्चय करने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहां दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई सूचना दोस्तों मांगी है और वो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित है। तो वहां दोस्तों होता क्या है कि जो जन सूचना अधिकारी होते हैं वो आपको सूचना देने से पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस व्यक्ति से संबंधित सूचना मांगी जा रही है उस व्यक्ति से एक बार ये पूछ लिया जाए कि भाई आपके बारे में फला व्यक्ति ने सूचना मांगी है, हम ये सूचना उनको दे या ना दे, यानी कि आप अपनी स्थिति इसमें स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो थर्ड पार्टी सूचना है।
अब वह व्यक्ति दोस्तों बाकायदा लिखित में अपना जवाब देगा, एफिडेविट देगा कि हाँ ये सूचना दे दी जाए, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि वो ये कहता है कि नहीं ये सूचना मुझसे संबंधित है और मेरी सूचना इस व्यक्ति को नहीं दी जाए, यानी कि जिसने मांगी है उसको ये सूचना नहीं दी जाए, तो उसके बाद दोस्तों ये डिपेंड करता है जन सूचना अधिकारी के ऊपर कि वो सूचना कितनी गोपनीय है, या फिर जिस व्यक्ति ने इसको मना किया है देने से, तो वो व्यक्ति किस आधार पर ये कह रहा है कि सूचना ना दी जाए। तो उसके उपरांत दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है उनको ये तय करना है कि सूचना आपको दी जाए या फिर ना दी जाए। यहां पर दोस्तों ये अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। इसका मतलब दोस्तों ये है उसका जो आवेदन है उसको ध्यान में रखेगा और उसकी बात जो पर व्यक्ति है उसकी बात भी सुनी जाएगी कि भाई आप भी इस प्रकरण में स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों जो धारा 8 है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जहां किसी अनुरोध को धारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया है वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण, नंबर 2 वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है और अपील प्राधिकारी की विशिष्टता संसूचित करेगा। दोस्तों अब यहां थोड़ा सा आप इसको और समझ लीजिए कि हाँ ये क्या कह रहे हैं। देखिए मित्र, होता क्या है, आपने कोई सूचना मांगी है तो आपका जो आरटी आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया है, मतलब कि आपको ये कह दिया गया है जन सूचना अधिकारी की तरफ से कि साहब आपको ये सूचना जो है हम नहीं दे सकते हैं। कई बार जैसा होता है लोग सूचना मांगते हैं और उनको लिख कर दे दिया जाता है कि साहब ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती, ये सूचना हम इसको नहीं देंगे। तो उसमें दोस्तों जो आरटी एक्ट की जो धारा 7 है, इसकी जो धारा 8 है, इसके पैरा नंबर 1 में लिखा है कि ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण बताना पड़ेगा जन सूचना अधिकारी को कि भाई आपने जो हमारा आरटी आवेदन अस्वीकृत किया है तो उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा, ग्राउंड देना पड़ेगा कि भाई आपने जो हमारा आवेदन है वो क्यों खारिज, मतलब क्यों अस्वीकार किया है। नंबर 1 बात। नंबर 2, वह अवधि जिसके भीतर जो है अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है और अपील प्राधिकारी की विशिष्टता संसूचित करेगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यदि आपने हमारा जो आवेदन है स्वीकार कर दिया है तो आप हमें जो है इसकी अवधि के बारे में बताएंगे कि अब हमको जो है कहाँ अपील करनी है और किस अधिकारी के पास अपील करनी है। उस अधिकारी का पूरा एड्रेस, बाकायदा नंबर, सब कुछ जन सूचना अधिकारी आपको बताएगा और अवधि बताएगा कि भाई आप जो है 30 दिन के अंदर, ये पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर आप जो है इसमें प्रथम अपील कर सकते हो। ये दोस्तों उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसके बारे में आपको बताए। ये नहीं कि आपको केवल उन्होंने अस्वीकार जो है आपका पत्र अस्वीकार कर दिया और आपको कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ना ही आपको ये बताया कि आपको कहाँ फर्स्ट अपील करनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं बताया, तो दोस्तों वो कानून के विरुद्ध है और सेक्शन 7 की उपधारा 7-8 के भी विरुद्ध है। तो दोस्तों कानून तो देखिए बड़ा स्पष्ट है, लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह है कि कानून को जो जिस तरह से तोड़ मरोड़ का जो है जन सूचना अधिकारी प्रस्तुत करते हैं, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब जो दोस्तों सेक्शन 9 है, इस सेक्शन 9 को भी जो है पढ़ लीजिए। ये भी इसी धारा 7 की जो सेक्शन 9 है इसको भी आप पढ़ लीजिए। किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों के अनुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रसंगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। दोस्तों अब ये काफी महत्वपूर्ण धारा है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें यहाँ ये बताया गया है दोस्तों, धारा 7-9 के अनुसार आपने सूचना जिस प्रारूप में मांगी है दोस्तों, तो वो सूचना आपको उसी प्रारूप में दी जानी चाहिए। ये जो है आरटी कानून के अनुसार। यदि आपको सूचना अलग ढंग से दी जा रही है, जैसे होता क्या है दोस्तों, जैसे आपने कोई सूचना मांगी, आपने लिखा उसमें कि श्रीमान जी मुझे जो है ये प्रमाणित प्रति जो है आप उपलब्ध कराइए। अब अक्सर हमने क्या देखा है दोस्तों, क्या करते हैं जन सूचना अधिकारी, आपने 10 पेज की कोई सूचना मांगी, उसमें वो क्या करेंगे कि पहली पेज पर मोहर ठप्पा लगा देंगे प्रमाणित प्रति का और उसमें लिख देंगे कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। जो शेष पेज दोस्तों जो उसके साथ संलग्न होंगे वो पेज बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं होंगे। और दोस्तों
मैं आप लोगों को बता दूं, ये कन्फ्यूजन आप सभी अपने दिमाग में से बाहर निकाल कर रखना कि एक पेज यदि प्रमाणित है और जो उसके साथ संलग्न पेज अगर वो प्रमाणित नहीं है तो दोस्तों वो पेज सेटिस्फाइड कॉपी नहीं माने जाएंगे। यहाँ मैं ये चीज आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, बहुत से जानकार आपको ये कहेंगे कि नहीं ये पूरी जो है पूरे पेपर 10 के 10 पेपर जो है ये प्रमाणित है, लेकिन दोस्तों यदि आपका एक पेज प्रमाणित कर आपको दिया है और 9 पेज प्रमाणित नहीं है दोस्तों, तो वो कोर्ट में अनवैलिड हो जाएंगे दोस्तों, उनकी कोई भी जो है कोर्ट में मान्यता नहीं रह जाती। दोस्तों प्रमाणित प्रतिलिपि का मतलब ये होता है मित्रों कि प्रत्येक पेज पर जो है उस कार्यालय की मोहर और प्रमाणित प्रतिलिपि जो जनसूचना अधिकारी है उसकी मोहर होगी दोस्तों, प्रमाणित प्रतिलिपि जैसे तहसीलदार, और दोस्तों उसके साइन होंगे, तब दोस्तों जाकर वो प्रमाणित प्रति मानी जाएगी। तो ये होता है दोस्तों प्रारूप। मान लीजिए आपने कोई सूचना पेन ड्राइव में मांगी है तो दोस्तों आपको सूचना पेन ड्राइव में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों एक्ट जो है बड़ा क्लियर है, लोगों के जो मूलभूत अधिकार है उनको दोस्तों सुरक्षा प्रदान करता है और लोगों को दोस्तों सशक्त बनाता है, और साथियों जो आपके साथ अन्याय होता है उसमें आपको न्याय दिलाने के लिए दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी दोस्तों जो आरटीआई एक्ट है ये निभाता है। बहरहाल दोस्तों इस एक्ट को थोड़ा जानने की और समझने की आवश्यकता है। मित्रों मैं एक सिटीजन होने के नाते मेरी ये कोशिश रहती है कि इस आरटीआई अधिनियम के बारे में मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताता रहता हूँ। हमारी चर्चा जो है चलती रहती है जैसे जैसे दोस्तों मुझे समय मिलता है। लेकिन दोस्तों आप लोग भी थोड़ा इसको अपने मन से पढ़िए समझिए, क्योंकि दोस्तों जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये एक्ट दरअसल में है क्या। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही। मित्रों फिर मुलाकात होगी जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, और हमने इस अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।